तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो हमारा जैक बोर्ड है उसका एग्जामिनेशन क्लास 10 का मॉडल पेपर सेट आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर में जो कि इस बार आपका जैक नहीं लेगा बल्कि आपका लेने वाला है JCERT, ठीक है, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपका पैटर्न इस बार थोड़ा सा चेंज होगा बट ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं, हमारा 30 ऑब्जेक्टिव है और बाकी सब सब्जेक्टिव है। तो 30 नंबर का जो है आपका वन लाइनर क्वेश्चन होता है जो MCQ होता है वो आएगा। और हम लोग अभी इस वीडियो में 15 वन लाइनर को सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये मैथ है आपका जैक बोर्ड क्लास 10 का मॉडल सेट 2025 टू 26 के लिए, ठीक है। सेक्शन ए खंड का में क्या है, 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है Z² - 64 के शून्य क्या होंगे। ये रहे बहुत सारे ऑप्शंस। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है हमें। हम लिखेंगे Z² - 64 के शून्य। जब भी किसी का शून्य निकालने के लिए बोला जाए एज इट इज उस क्वेश्चन को उतारिए और बराबर कर दीजिए किसके, शून्य के। शून्य निकालने बोला किसके बराबर कीजिए, शून्य के, जीरो के। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। Z² इसको यहीं छोड़ेंगे और जो -64 है इसका साइड चेंज करा के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में उधर जाके प्लस में चला जाएगा। -64 इधर से उठ के जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, +64। और जीरो में +64 ऐड होने पे 64 ही होता है, ठीक है। तो प्लस लिखो एंड लिखो चलता है लेकिन माइनस लिखना जरूरी होता है। तो अब इधर क्या रह गया, ओनली Z²। अब सिर्फ आपको क्या करना है, अगले स्टेप में Z को यहां छोड़ना और इस स्क्वायर का साइड चेंज कराना है। देन क्या हो जाएगा, जब भी स्क्वायर इधर पलटी होगा शून्यक में वो अपने साथ दो सिंबल लेके जाएगा, एक प्लस एक माइनस। इसलिए हम यहाँ पर में प्लस और माइनस साथ में लिखे हैं, ठीक है ना। तो लेकर के गया दो सिंबल, एक प्लस और एक माइनस, और स्क्वायर उधर जाकर के क्या बन गया, रूट, ठीक है। तो Z इक्वल टू क्या हो गया, +-√64। पहले 64 था, इसका स्क्वायर इधर भाग के आया तो यहाँ लग गया रूट। और याद रखिएगा जब भी स्क्वायर साइड चेंज करेगा शून्यक में प्लस माइनस साथ में जाएगा। तो यहाँ पर में क्या हो गया, अब Z बराबर क्या हो गया, 64 का जब हम लोग रूट निकालेंगे यहाँ से तो 8 8 जा 64 होता है, इसलिए 8 निकल गया हमारा आंसर। ओके, तो अब हम लोग लिख सकते हैं Z बराबर मेरा आंसर क्या होगा, +8 एक ठो हो गया आंसर और -8 दो ठो हो गया आंसर। तो इसको एक साथ में क्या लिखा है, +-8। तो चलिए देखते हैं ये क्या ये ऑप्शन है। अगर है तो मारेंगे टिक यहाँ पर में, ये रहा +-8। आगे बढ़े, दिए गए बिंदु P का मान 0,6, Q 7,0 और R 5,0 में कौन से बिंदु X को प्रतिच्छेद करती है। X आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर में देख लेते हैं। ये हमारा जो लाइन है, ओके, ये जो हमारा लाइन है इसमें इसे कहते हैं X, इसे कहते हैं Y। तो कौन सा बिंदु है जो X को काटेगा, X को कौन काटेगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। आपको मैंने इसका सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से समझाया है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि इसमें से कौन X को काट रहा है, या फिर X को बोलते हैं भुज और Y को बोलते हैं कोटि, याद रखिएगा। तो X को मतलब भुज को काटने वाला बिंदु कौन सा है। तो जब भी आपको पता करना है कि X को कौन काट रहा है तो हमेशा देखना, अगर X को काटा तो Y का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। हम यहां लिख दिए हैं कि यदि y का मान 0 हो गया मतलब x प्रतिच्छेद हो रहा है, और x का मान अगर 0 हो गया तो मतलब y प्रतिच्छेद हो रहा है। बस आप देखना कि अपोजिट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां पर मैं हमको पूछा है x को कौन काटता है, तो y में क्या होना चाहिए, मेरा 0 होना चाहिए। तो देखिए y में कहा, शुरू वाले को हम कहते हैं x, क्या कहते हैं x। जैसे कि यहाँ 0 क्या है, x है, 6 क्या है, y, 7 क्या है, x, मतलब x y लिखा हुआ होता है। तो पहला वाला x होता है, 7x है, y 0। देखिए y का वैल्यू यहां भी 0, y का वैल्यू यहां भी 0 है, तो हमारा Q और R दोनों आंसर सही हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि y का मान 0 है मतलब x को काट रहा है। तो यहां पर मैं देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, P Q R, यहां लिखा है बोथ पॉइंट्स Q एंड R, तो दोनों हो जाएगा हमारा आंसर Q एंड R। आगे बढ़े, दो परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्याएं होती है। तो आप परिमेय संख्या ले लो, जैसे कि एक ले लो 5, ये हो गया है ना। सम बोला है, सम परिमेय संख्या, तो एक सम परिमेय संख्या ले लो 4, और दूसरा सम संख्या क्या हो जाएगा आपका, ठीक इसके बाद का 6। अब इन दोनों के बीच में देखो एक ही संख्या आ रहा है, वो क्या है, 5। क्या है, 5। तो आप याद रखना कि दो सम परिमेय संख्याओं के बीच में हमेशा कितनी विषम संख्याएं आएंगी, केवल एक। ओके, आगे बढ़े तो दो क्रमिक संख्याओं का HCF क्या होगा। HCF अगर आपको देखना है तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF। क्रमिक मतलब बैक टू बैक, जैसे कि 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, इस तरह से करके आप दो विषम संख्याओं को लीजिए। मैंने 3 को एग्जांपल के लिए लिया और 5 को लिया, ठीक है। क्रमिक मतलब लाइन से। इसका जब मैंने गुणनखंड किया तो 3 गुना 1 और 5 गुना 1 आया, और जब मैंने इनमें कॉमन देखा, HCF देखा, तो वो केवल 1 मैच किया।
आगे बढ़े तो यहाँ पर में चौथा हो गया, पांचवा नंबर आंसर है आपका दो चरों वाई जेड में रैखिक समीकरण ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0 में कितने हल संभव है। तो जब भी ऐसे दो चर वाले समीकरण होते हैं तो उसमें कितने हल संभव होते हैं, अनंत। ठीक है, कितने हो जाएंगे, अनंत या फिर अनगिनत। आगे देखें तो संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो जो संगत भुजा होती है ना, जो एक दूसरे से टच हो रही है, ऐसे में एक होता है प्रतिच्छेदी, ठीक है, एक होता है प्रतिच्छेदी और एक होता है आपका समपाती। तो यहाँ पर मैं दो आंसर सही दे दिया है ना। और यहाँ पर मैं लिखा है एक आंसर समांतर, ये बिल्कुल गलत है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन में ये थोड़ा सा मिस्टेक किया, यहाँ पर मैं समपाती और प्रतिच्छेदी दोनों दे दिया है, जो कि दोनों आंसर है। आगे बढ़े तो हम यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मूल है। मूल मतलब इसका शून्य क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं इसका जो मूल होगा स्क्वायर है, मतलब घात जितना होता है उतना मूल निकलता है। यहाँ तो एक ही मूल दे रखा है 0, यहाँ भी एक ही मूल दे रखा है 3, यहाँ भी एक ही मूल दिया है 2, लेकिन मूल तो 2 आता है भाई। और यहाँ पर मैं ऑप्शन दे रखा है बी और सी दोनों, तो पक्का हम इस पे टिक मारेंगे, किस पे, डी पे, क्योंकि 2 मूल होता ही है और 2 यहाँ पे ही बताया है, एक 3 होगा एक 2 होगा। और इसको समझने के लिए आप ध्यान से ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप द्विघाती सूत्र पढ़े हैं तो एक होता है विविक्त कर, विविक्त कर निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब बी कौन सा है आपका -5, -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब जो 1 के साथ गुना हो रहा है, एक्स के साथ गुना हो रहा है कौन, 1, तो ए, और सी का मतलब जो लास्ट वाला है 6। ठीक है, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 4 का 4, 4 छक 24, तो यहाँ 24 हो गया, 25 में 24 घटाए तो बचा आपका 1। तो यहाँ हम समझ सकते हैं जो डी आया विविक्त कर आया वो 0 से बड़ा है, तो इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक ओरिजिनल होगा और अलग अलग होगा। तो जो अलग अलग दिया हुआ है, कौन कौन सा अलग अलग दिया हुआ है, 2 और 3 दोनों अलग अलग है, यस बोथ, दोनों हो जाएगा मेरा आंसर, डी नंबर हो गया आपका आंसर। दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 202 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, उतना भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको 15 का वर्ग आता है, जैसे कि 15 का वर्ग 225 होता है, फिर 17 का वर्ग आता है 289, उन दोनों को आपस में जोड़ करके देखिए, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 202। ठीक है, और अगर आपको उसमें टाइम लग रहा है तो आप क्या कीजिए, सिर्फ लास्ट डिजिट को देखिए। 15 में से लास्ट डिजिट क्या है, 5, 5 का स्क्वायर करिए, 5 5 कितना होता है 25, 25 का लिख दिए हम लोग 5 यहाँ, और फिर 17 का लास्ट का नंबर देखिए 7, 7 7 कितना होता है 49, 49 का क्या लिख दिए 9, और 9 और 5 को जोड़ के देखिए तो कितना होता है, 9 और 5 जोड़ने पे होता है 14, 14 का लास्ट में कितना आता है 4। तो देखिए आपको लाना कितना था जोड़ के 202, और आपका आ कितना रहा है जोड़ने पे, लास्ट में 4 आ रहा है और लास्ट में यहाँ 2 है, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत आंसर हो गया। अगला देखें तो 90 90 क्या होता है 81, 81 का लास्ट में क्या आता है 1, और 11 11 कितना होता है 121, 21 का लास्ट में क्या आता है 1, और 1 1 को जोड़ने पे कितना आता है 2, और हमको लाना कितना है 202। तो देखिए 2 2 तो मैच कर गया, तो एक बार फिर से आप इसको अच्छे से गुना करके कंफर्म करके इसी को डन कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में एपी नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा एपी नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है जिनके बीच का फर्क सही ना हो। जैसे कि देखिए क्या लिखा है 2 4 6 8, इनके बीच का फर्क आप देखिए, 2 में 2 ऐड कीजिए तो 4, 4 में फिर 2 ऐड कीजिए 6, 6 में फिर ऐड कीजिए 2, तो कितना हो जाएगा 8, बिल्कुल सही है, तो समांतर श्रेणी है भाई। यहाँ देखिए 1 से 9, 1 में 8 ऐड कीजिए 9, 9 में 8 ऐड कीजिए 17, 17 में 8 ऐड कीजिए 25। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। यहां पर में आप देखिए -10 में आप +4 ऐड कीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -6, फिर उसमें +4 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा -2, ये भी सही है। तो हमारा जो चौथा नंबर है कौन सा, 1 4 9 16 25, इसका गैप आप देखिए, 1 में 4 3 जोड़े तब 4 आया, लेकिन 4 में हम लोग जब तक 5 नहीं जोड़ेंगे 9 कहां से आएगा, इसमें 3 जोड़ना पड़ा, इसमें 5 जोड़ना पड़ा, और इसमें हमको टोटल 6 जोड़ना पड़ेगा तब जाके 16 आएगा। ठीक है, तो इसमें सबका फर्क समान नहीं है, इसलिए क्या बोला, समांतर श्रेणी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा डी। 1 4 7 और 10, यहाँ दिया गया है कि 28वें पद का मान क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग को क्या यूज करना है, फॉर्मूला। तो यहां पर में दिया गया है 1 4 7 10 के 28वें पद का मान क्या होगा, ये आपका समांतर श्रेणी इसी क्रम में चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं a1, a का मान कितना है 1, an देख लेते हैं, an ही हमको निकालना है, an निकालना है। d का मान देख लेते हैं, d का मान क्या है, तो d मतलब होता है हमारा सार्वंतर, सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ जो a2 दिखाई दे रहा है, a2 क्या है 4, तो हमने लिखा यहाँ 4, a1 मतलब
1। तो 4 में घटाने पे हमारा डी बोले तो सार्वंतर कितना आ गया 3। और हमारा एन मतलब कौन सा पद आपको निकालना है 28। आप चाहते हैं यहाँ जो मैंने ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ आप लिख सकते हैं ए 28 बराबर क्वेश्चन मार्क छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है मेरा, ध्यान से देखिए, ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ए एन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एन का मान पता है इसलिए हम लोग लिख देंगे नीचे 28 बराबर ए का मान कितना है 1, ओके, प्लस एन माइनस 1, एन का मान क्या है 28 और 1 तो पता है भाई, तो 28 में 1 घटा के हम लिख दिए कितना 27 इंटू डी, डी का मान कितना है 3, 27 दिया हो गया 81 और प्लस 1 टोटल 82। तो 82 जो है ये आपका रहा आंसर, इसका 28वां पद कितना हो जाएगा 82। कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा आपका 82, सी नंबर। आगे बढ़े, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16 अनुपात 81 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। दो गो त्रिभुज है, ठीक है, उन दोनों का अनुपात दे रखा है आपको। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि दो त्रिभुज का अनुपात दे रखा हो और बोला हो कि उनकी संगत भुजाएं निकालिए या फिर ऐसा कुछ, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उसको सजाना है फ्रैक्शन में, ठीक है। क्षेत्रफल बताया था ना 16 और 81, आपको डालना है उसको रूट के अंदर और रूट से बाहर निकाल देना है। कितना आ गया 16 से कितना बना 4, 81 से कितना बना 9, तो 4:9 ये हो गया आपका आंसर। यहाँ छाप दो, अनुपात का जितना भी क्वेश्चन होगा लगभग सेम बनता है, 9:4:9, ये रहा आपका आंसर, ठीक है, सी नंबर। आगे बढ़े तो 12 बोला जा रहा है समचतुर्भुज के विकर्ण जो है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। इसको ध्यान से देखेंगे, इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन बहुत ईजी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं पाइथागोरस से हम लोगों को बनाना है, कैसे बनाएंगे। तो हमें क्या बोला गया था, एक त्रिभुज है, सॉरी एक चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, क्या है, एक समचतुर्भुज है जिसमें 12 और 16 सेंटीमीटर की भुजा की लंबाई है, सॉरी विकर्ण भुजाओं के विकर्णों की लंबाई है, ठीक है। विकर्ण कितना है 12 और 16, तो भुजा की लंबाई बताइए। तो जो भुजा होगा वो समचतुर्भुज है तो सब तो समान होगा। तो इस तरह से हम बना लेते हैं एक समचतुर्भुज। इसमें बोला गया है एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर, ओके, ये 16 का हो गया, और ये वाला बोलता है 12 सेंटीमीटर, ओके। अब हमको बोल रहा है कि ये 16 है भैया, नहीं सॉरी ये 12 है और ये 16 है, तो अब बताइए इनके भुजा का माप क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं विकर्ण यहाँ पे आके कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और जहां कट रहा है वहां क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, ये कटने के बाद एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये बराबर, विकर्ण जो है हमेशा बीच में बराबर कटता है अगर समचतुर्भुज है। तो ये 16 से कट करके ये कितना बन गया, ये 8 बन गया, ये 8 बन गया, ठीक है, 8 में डिवाइड हो गया, ये यहाँ से 6 बन गया, ये यहाँ से 6 बन गया। तो देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज निकला जिसका इधर 6 सेंटीमीटर, जिसका यहाँ 8 सेंटीमीटर, यहाँ एक 90 डिग्री, तो सामने वाला को कहेंगे हम लोग क्या, कर्ण कहेंगे, क्या कहेंगे, कर्ण। और हम लोग जानते हैं इन दोनों के वर्गों का योग, 6 का वर्ग का योग और 8 का, तो इन दोनों को वर्ग करके अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा कर्ण का वर्ग आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो इस तरह से हमने विकर्ण को सजाया और वहां से एक त्रिभुज बनाकर निकाला जो एक समकोण त्रिभुज बन रहा था, जहां कर्ण का मान कितना है नहीं पता। तो हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब मान लेते हैं 8 को, आधार मान लेते हैं 6 को, तो लंब का वर्ग क्या हो जाएगा 6 छक 36 हो जाएगा और आधार का वर्ग 8 8 64 हो जाएगा। और कर्ण का जो वर्ग है, वर्ग का साइड चेंज कराएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट, ठीक है, रूट लग गया, वर्गमूल लग गया। तो अब 36 और 64 को जोड़ने पे 100 आया और 100 का वर्गमूल निकाले तो आया मेरा 10। इसका मतलब इसका मान कितना है 10। तो सॉरी ये नीचे वाले भुजा का मान कितना हो गया 10, और जब नीचे वाला भुजा का मान 10 हुआ तो ऊपर भी 10 होगा और इधर भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा, क्योंकि समचतुर्भुज है। तो ठीक है, 12 नंबर समझ में आ गया होगा आपको आई होप, और नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से ये बैक करके देख सकते हैं। 13 नंबर देखते हैं, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, दो अक्ष, ठीक है। ये जो दो अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये रहा आपका एक्स और ये रहा वाई, इन दोनों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, जहां पे ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, उसको क्या कहते हैं, काटन बिंदु या फिर मूल बिंदु कहते हैं। यहां पर मैं क्या दिया ऑप्शन में देखते हैं, मूल बिंदु, क्या कहते हैं, मूल बिंदु, क्या कहते हैं, मूल बिंदु या फिर काटन बिंदु। आगे बढ़े तो वाई अक्ष से 8 इकाई, मतलब वाई अक्ष से कितना दूर भागना है, 8 इकाई, ठीक है, 8 कदम आगे चलिए, और एक्स अक्ष पे एक बिंदु स्थित है P, तो P का निर्देशांक क्या बनेगा, ये लीजिए हम एक्स वाई बना दिए। बोला है कि वाई अक्ष से, कहां से, वाई अक्ष से 8 इकाई दूर भागिए। ये दूर दूर खिसकना है, मतलब इधर खिसकते जाना है। तो वाई अक्ष से हम लोग क्या किए हैं, हाँ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप आगे खिसक गए, और वहीं पर में एक बिंदु है एक्स अक्ष पे ही बना हुआ है जिसका नाम है P। तो इसका आप निर्देशांक बताइए। निर्देशांक बताने के लिए मेरे लिए सबसे जरूरी है कि हम देखें कि पहला x पद कहाँ है और y पद कहाँ है,
ठीक है, मतलब x कहाँ है और y कहाँ है। x कहाँ आ रहा है, x देखिए तो कहाँ आ रहा है 8 में, x कहाँ आ रहा है 8 में, और y कहाँ जा रहा है, तो y देखिए 1 2 3 ऊपर तो नहीं गया है, नीचे भी नहीं गया है, तो 1 से नीचे यहीं पे है, यहीं पे है, y अक्ष में कहाँ पे है, 0 में, कहाँ है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8,0 ऑप्शन में है, यस 8,0, दिस इज योर आंसर। आगे बढ़े तो यदि कोस a बराबर 3/5 है तो सेक a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, कोस a का मान कितना है बाबू 3/5, तो आपको किसका निकालना है, सेक a का मान। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर में हम लोग पढ़े हैं साइन कोस 10 और उसी का व्युत्क्रम, मतलब अगर 2/4 है तो इसको 4/2 कर दीजिए, ये उल्टा अंश को हर को अंश में ले जाना क्या कहलाता है, व्युत्क्रम। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ठीक है, साइन कोस 10, कोसेक से कोट होता है ना, साइन का उल्टा क्या बनता है, कोसेक। उसी तरह से कोस का उल्टा क्या बनता है, सेक। उसी तरह से टेन का उल्टा क्या बनता है, कोट। तो आपको ध्यान देना होगा, ये कोस है, क्या है, कोस, यहां भी कोस और यहां भी एक कोण को लिया है, यहां भी एक कोण को लिया है। कोस का व्युत्क्रम देखिए क्या बनता है, सेक। इसका मतलब हमको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, अगर कोस ए का मान 3/5 है तो इसका व्युत्क्रम तो सेक है, कोस का व्युत्क्रम क्या है, सेक। तो सीधा से इसको 5/3 लिख दीजिए, दिस इज योर आंसर। तो ये हुआ आपका कंप्लीट। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 15 से लेकर के 15 तक हो चुका है, 16 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, फिर उसके आगे लॉन्ग वीडियोस भी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। मैं बैक टू बैक आपके लिए मैथ, साइंस, सोशल साइंस सारे मॉडल सेट्स को कवर कराता जाऊंगा इसी तरह से सॉल्यूशन के साथ।